नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास बातचीत में। देश का शिक्षा मंत्रालय जो पहले ही बहुत से सवालों की आग में जल रहा था, आज खबर आती है कि शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में दिल्ली के अंदर आईटीओ के पास आग लग गई है। अब इस आग को बहुत से लोग साजिश कह रहे हैं, कुछ इसे संयोग कह रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत से सवाल इस वक्त शिक्षा मंत्रालय पर उठ रहे हैं और साथ ही साथ में शिक्षा मंत्री पर उठ रहे हैं। तो सर, क्या कुछ कहेंगे आज की इस घटना पर? देखो, आग वाली खबर के बारे में दूसरी खबर ये आ रही है कि वो शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग नहीं थी, किसी और की बिल्डिंग थी। अब जो भी हो, लेकिन आग तो लगी हुई है। देश के अंदर आग लगी हुई है। सीबीएसई, नीट, क्यूट, मतलब एक एग्जाम ऐसा नहीं हो रहा है जो हो जाए। नीट का एग्जाम हुआ तो पेपर आउट हो गया, सीबीएसई का एग्जाम हुआ तो ऐसा तमाशा हुआ है। अभी आगे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। इस देश की गोदी मीडिया खत्म हो गई है, लेकिन बच्चे खुद इन्वेस्टिगेशन कर करके ला के रख रहे हैं कि उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। उसके बाद सीयूईटी का एग्जाम होता है तो बच्चों को 2 घंटा बिठा के कहा जाता है कि आप लोग जाओ, एग्जाम नहीं होगा। तो एनटीए जब से ये बना है, इसके पहले भी एग्जाम होते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी एग्जाम होते थे, आज के 30 साल 40 साल पहले। लेकिन तब एग्जाम्स में 12वीं के 10वीं के इस तरह के पेपर नहीं आउट होते थे, मेडिकल के पेपर नहीं आउट होते थे। आईआईटी जब अपना एग्जाम खुद कराता था, कभी आईआईटी के पेपर आउट नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से पेपर्स आउट हो रहे हैं, और ये तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल अभी पिछले 1 महीने के हैं, इसके पहले उठा के देखो, यूपी में एग्जाम हो, बिहार में एग्जाम हो, राजस्थान में एग्जाम हो, जहां मतलब पटवारी का एग्जाम भी ठीक से ये सरकार नहीं करवा पा रही है और लोगों को लगता है कि ये सरकार चला लेंगे। जो परीक्षा नहीं करवा पा रहे वो देश चला लेंगे, ये कल्पना करना ही बेकार है। पूरे देश का सत्यानाश भट्टा बिठा के रखा हुआ है। और एजुकेशन में तो ऐसे मोदी जी आए थे, एक नारा दिया था, तुमको याद होगा, वो नारा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब समझ में आ रहा है कि उसका मतलब ये था कि ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे। मोदी जी की डिग्री क्या है ये किसी को नहीं पता। जिन साहब ने बाकायदा रोक लगा दी थी इस बात पे कि उनकी डिग्री दिखाई जाए, वो सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज या क्या बन गए हैं। उनकी डिग्री नहीं पता है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके हाफिडेविट किस डिग्री का है किसी को नहीं पता है, उस पर लगातार विवाद होता रहता है। तो इन्होंने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जिनकी डिग्रियों का या तो पता नहीं है या फिर डिग्रियां भी हैं तो ऐसा लगता है कि उन डिग्रियों से कुछ इनको मिला नहीं है, जो बयान देते हैं। अब देखो, कल एक बयान आता है, बड़े नेता हैं इनके, उनका बीएल संतोष, उनका बयान आता है और बयान में कहते हैं कि सावरकर जी की जब डेथ हुई तो नेहरू जी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी थी। नेहरू जी की डेथ हो गई थी 1964 में, सावरकर मरे हैं 1966 में। तो स्वर्ग से आके नेहरू जी श्रद्धांजलि देते या फिर क्या करते पता नहीं, लेकिन ये इन लोगों का ज्ञान है। हमारे प्रधानमंत्री जो है नाले से गैस बनवाते हैं और अब कंडीशन ये है कि गैस की कीमत बढ़ती चली जा रही है। मतलब 6 महीने के अंदर 1,500 रुपए बढ़ चुकी है कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत। कल तक कहते थे कि रोज 200 रुपए कमाता है जो पकौड़ा तल के, वो भी रोजगार वाला है। आज 200 रुपए कमाने की बेचारे की हैसियत नहीं रह गई। मतलब क्या हो रहा है, छोड़ जाने दो। अब 12वीं की परीक्षा अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं, अगर सीबीएसई की परीक्षा में मोबाइल से स्कैन करके आप चढ़ा रहे हैं इंटरनेट पर और बच्चे ये कह रहे हैं कि सारे पेपर पब्लिकली अवेलेबल हैं, हैक कर ले रहे हैं उसको और हैक करके दिखा रहे हैं, इनको बता के हैक किया है और हैक करके दिखा रहे हैं कि देखिए सारे पेपर अवेलेबल हैं, जो स्कैनिंग हुई है वो मोबाइल से हुई है, समझ में नहीं आ रही है। और 25% बच्चों ने शिकायत की है कि उनकी कापियां गलत जांची गई हैं। जब 25 है तो 50% मान लो। क्यों? क्योंकि जो तेज बच्चा है वो तो शिकायत करेगा कि भाई हमको 90 नंबर मिलना था, 9 नंबर क्यों मिला है। लेकिन जिसको 9 नंबर मिलना था और 90 मिल गया होगा वो तो शिकायत नहीं करेगा, वो तो बड़ा खुश होगा। तो अगर 25% की गड़बड़ी हुई है, 25% में दूसरे की कापियां लगी हैं, तो जाहिर है बाकी 25% में इनकी कापियां लगी होंगी। यानी 50% स्टूडेंट्स की कापियों में गड़बड़ी हुई है सीबीएसई के एग्जाम्स में। और मुझे तो खैर जमाना हो गया 12वीं का एग्जाम दिया, आप लोगों ने तो अभी 7-8 साल 10 साल पहले 12वीं का एग्जाम दिया होगा। 12वीं के एग्जाम को हमारे यहाँ, हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है। माना जाता है कि ये अगर अच्छे से निकल गया तो आगे सुनहले भविष्य का रास्ता खुल जाएगा। अगर 12वीं में बच्चा 95, 96, 97 लाएगा तो डीयू या बाकी कॉलेजेस के अच्छे कॉलेज में पहले एडमिशन मिलता था, अब तो खैर सीयूईटी करके उसका भी तमाशा बना दिया। लेकिन 12वीं का एग्जाम एक बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, उसको चौपट कर दिया है जिस तरह से इन लोगों ने। इस देश का जेनजी देख रहा है, लेकिन केवल देखता रहेगा या क्या करेगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन उन्हें भी तो देशद्रोही बोला जा रहा है जो सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाते ही आप देशद्रोही हैं। आपने सवाल उठाया और देशद्रोही हैं। सोचो उस बच्चे ने जिस दिन लगाया था,
और सिंपल सी बात थी कि भाई मेरी कॉपी आई, मैं डिवास्टेटेड हो गया देख के कि इतना खराब नंबर कैसे आ सकता है। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता हूं, आज मेरे पिताजी जिंदा नहीं है, अगर होते तो उनसे कोई बात कर सकता था। मैं एग्जाम दे के आता था और कहता था पापा इस वाले पेपर में 74 से 79 के बीच में मिलेगा, और वही मिलता था। जब आप परीक्षा देते हैं, आप साल भर तैयारी करके आते हैं, तो आपको पता होता है आपने कितने का पेपर किया है। और जिसने 95 सोचा हो, 98 सोचा हो, उसको 20 नंबर और 22 नंबर मिल जाएगा तो उस बच्चे को शौक तो लगेगा ही। और वो बच्चा अपना शौक लेकर आता है, 17 साल का बच्चा, और इस देश में दूरदर्शन का एक एंकर उसको देशद्रोही कहता है, सोरोस कहा जाता है, पाकिस्तानी उसको साबित किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। ये इस देश की हालत है। तो इतना याद रखो कि जो देश अपने युवाओं, अपने बच्चों के साथ ये व्यवहार कर रहा है, उस देश का कोई विकास नहीं हो सकता। अच्छा, अभी हमने देखा था कि हजारों छात्र प्रयागराज के अंदर जो है वो प्रदर्शन करने के लिए आ गए थे सड़कों पर। अब ये कहा जा रहा है कि जिन कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनमें से कुछ कोचिंग सेंटर्स पर ताले लग गए हैं। हाँ बिल्कुल, कोचिंग सेंटर्स पे ताले लगा देंगे, बच्चों के घरों पे ताले लगा दें, उनको ब्लैकलिस्ट कर दें कि वो एग्जाम नहीं दे सकते, यही कर सकते हैं। उससे बड़ी खबर मैं बताता हूं, वो तो खबर आई गई है जी। संजय सिंह जी राज्यसभा के एमपी हैं, और चाहे कोई पार्टी हो, उनकी इज्जत सब लोग करते हैं। मेरी संजय सिंह जी से कई मुलाकातें हैं, और बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, पार्टी वार्टी जो भी है, लेकिन वो हमेशा जनता के हित की बात करते हैं और खुल के बोलते हैं, बिना डरे बिना दबे। उनको जो बोलना है वो खुल के बोलते हैं। जेल वेल सब इन लोगों ने भिजवा दिया, लेकिन कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा, और खांटी आदमी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बंद कमरे के अंदर, बंद हॉल है, उसके अंदर बैठे हैं और पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। छात्र हैं और बाकी सारे लोग हैं वहां। ये वीडियो चलवा दीजिए, बिल्कुल ये वीडियो दिखाइए आप, कि वहां पर एक सरकारी अधिकारी पहुंचता है और उनसे मीटिंग बंद करने की बात करता है। मतलब इस देश का राज्यसभा का, इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है राज्यसभा, उसका मेंबर बंद कमरे में पेपर लीक पर बात नहीं कर सकता है। हालांकि वहां पर संजय सिंह ने अपने तरीके से उनको झाड़ा, तो वो चले गए और चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा को रुकवाने की कोशिश की गई। पेपर लीक नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पेपर लीक पे चर्चा रोक देंगे। आप वीडियो बनाइए तो वीडियो रोक देंगे, आप प्रदर्शन में जाइए तो कोचिंग बंद कर देंगे। और अंजना ओम कश्यप जी, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 15 और 43 को जोड़ नहीं पा रही थी, या ऐसे ही कोई दो नंबर थे, 15 और 47 थे शायद, उसको जोड़ नहीं पा रही थी। अंजना ओम कश्यप जो एक सीनियर हमारी डिप्लोमेट है, उनके कमरे में घुस गई थी जबरदस्ती बात करने के लिए। उस बेचारी लेडी ने हाथ जोड़ के इनको बाहर भेज दिया था कि जाइए, आपसे हम बात नहीं करेंगे। ये प्रोटोकॉल और तमीज नहीं मालूम है कि डिप्लोमेट्स इस तरह से बात नहीं करते हैं मीडिया से। वहां घुस गई थी। बीजेपी जीती थी तो 2 उंगली से विनिंग वाला दिखा रही थी। वो सारे वीडियोस, वो सारे फोटोग्राफ्स आज भी अवेलेबल है मीडिया में, और भी इनकी कितनी हरकतें हैं। एक बार मुझे याद है कि इनको जावेद अख्तर साहब ने बड़े अच्छे से, वो प्रोग्राम जब हो रहा था, नाम बदलने की शायद उन्होंने चर्चा की थी, तो बहुत अच्छे से धोया था। तो कितनी ज्ञानी है सब जानते हैं। मेरा तो एक ही अनुभव है, मैं तो प्रोग्राम देखता नहीं हूं। जब भारत पाकिस्तान वाला ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो गलती से मैंने टीवी खोल ली एक दिन। मैंने कहा भाई देखें क्या खबर आ रही है, और टीवी खोली तो इन्हीं का शो चल रहा था। भाई उसमें आसिम मुनीर भाग गया था पाकिस्तान छोड़ के, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया था, और कराची पर तो कब्जा हो गया था। मैंने मतलब सब देख लिया, उसके बाद बीबीसी देख लिया, सारे चैनल देख लिए, कहीं कोई खबर नहीं। भारतीय सेना रोज आके बताती थी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग अपने स्टूडियो में सायरन बजा बजा के ऑपरेशन सिंदूर में जो नौटंकी करते थे, उससे दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हुई है। वो बैठ के यूट्यूब के जो टीचर्स हैं उनको ज्ञान दे रही हैं कि उनके पास कौड़ी का नॉलेज नहीं है, इनके पास फूटी कौड़ी का नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है? कितना नॉलेज है? दिन भर बैठ के मुर्गे लड़ाना, इसके अलावा नॉलेज क्या है? कोचिंग का विरोध लोग कर रहे हैं, मैं कोचिंग का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक बात सोचिए, कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉलेजेस को तबाह कर दिया गया। इस बार डीयू में टीचर्स की भर्ती हुई है, एक पार्टी, एक संगठन विशेष के लोगों को उठाकर भर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज में सिलेबस चेंज कर करके और राजनीति कर करके यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया गया है, सरकारी अस्पतालों को बंद कर दिया। अरे भाई, सरकारी अस्पताल तबाह हुए तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं। अगर सरकारी अस्पताल में इलाज मिल जाए कायदे से तो कोई नहीं जाएगा प्राइवेट में। तो अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो जाए तो कोचिंग्स में कोई नहीं जाएगा। स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए कोचिंग में जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, आप कोचिंग के खिलाफ है ना, आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं। एक आदेश आप निकालिए कि इस देश के अंदर कोई प्राइवेट कोचिंग लीगल नहीं मानी जाएगी, सबको बंद कर दिया जाएगा। बंद कर दीजिए, तो कोचिंग नहीं होंगी, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, उससे जो नॉलेज मिलेगा उससे कंपटीशन देंगे। कोचिंगों को उठा के पता कीजिए आप, ज्यादातर नेताओं के पैसे उसमें लगे हुए हैं। तो आप ये सारा तमाशा करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? सरकार पर सवाल नहीं उठाना है।
एनटीए पर सवाल नहीं उठाएंगे कि एनटीए एक बनाया गया और उसके बाद लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इसलिए कोचिंग को भी गाली दे लीजिए, यूट्यूबर्स को भी गाली दे लीजिए, बच्चों को भी गाली दे लीजिए, बस मोदी जी को कुछ मत कहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि अब सेना लेकर जाएगी, एयरफोर्स की जहाज से जो है पर्चे जाएंगे, तो आर्मी को लगा दीजिए एग्जाम दिलाने के लिए, टीचर्स को लगाया ही हुआ है अपने जानवर गिनने के लिए। तो बस चल रहा है देश मस्त। सर, इस वक्त 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी वो एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है कुछ, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखते हैं, जब वो आते हैं प्रदर्शन करते हैं, देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रदर्शन करने दिया जाएगा। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी या इस तरह का जो ऑनलाइन गुबार होता है उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर लोग अन्ना मूवमेंट वाले हैं, तो लेकिन ठीक है, कुछ भी है, मैं उनको पसंद करूं ना करूं वो मेरी प्रॉब्लम है। वो छात्र हैं, वो जनता है, उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर वो पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये एक जेन्युइन मुद्दा है, लेकिन आप देखिएगा अगर वो आते हैं तो शायद गिरफ्तार वगैरह करके उनको बड़ा बना दिया जाए, प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। असल सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी राहुल गांधी पे कमेंट करते हैं, मनोज तिवारी राहुल गांधी को देशद्रोही कहते हैं, कोई मंत्री जिसकी अपनी डिग्री का ठिकाना नहीं है वो कहता है राहुल गांधी अनपढ़ हैं, मैट्रिक नहीं पास हैं, जबकि ट्रिनिटी कॉलेज और अच्छे कॉलेजेस से दुनिया के पढ़े हुए हैं। खैर वो सब छोड़ दीजिए, सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने के बाद, एनटीए बनने के बाद, और एनटीए के जिस चेयरमैन के ऊपर आरोप लगे थे, जिनके टाइम में पेपर लीक हुआ था, उनको हटाया गया था, वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बड़े पद पर है। ये सजा उनको दी गई है। तो आप एनटीए के चीफ को सजा नहीं देंगे, धर्मेंद्र प्रधान से सवाल नहीं पूछा जाएगा और दुनिया भर के तमाशे किए जाएंगे, तो फिर बनेंगी कॉकरोच जनता पार्टीज बनेंगी। बच्चों का गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। जनजी मैं नहीं कहता, मैं तो युवा ही कहता हूं, युवाओं का गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा। नौकरी मिल नहीं रही है, एग्जाम ठीक से आप कराओगे नहीं, महंगाई दुनिया भर की है, तो बच्चे क्या करेंगे? सड़क पे आएंगे, और सड़क पे आएंगे तो आप उनको देशद्रोही घोषित कर दोगे। ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे तानाशाहियां भी नहीं चलती हैं। ये तो खैर क्या ही चल रहा है। तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था पर, ज़रूर बताइएगा। और इस बातचीत पर आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी विषय पर चर्चा आगे चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसी विषय पर आप लोगों के लिए एक बड़ी बातचीत जो है वो लेकर आए। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।